वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माई सेल्फ आर वर्मा। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोस में रिवीजन के तौर पे आपने कार्बनिक यौगिक में कुछ मुख्य बातें पढ़ी थी, में खासकर सजातीय श्रेणी, विभिन्न प्रकार की सजातीय श्रेणियाँ, इसके साथ साथ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण भी पढ़ा। तो अब फिर से वीडियोस का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम आपको फिर से कोर्स की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन के तौर पे आपको जानकारी देंगे। तो हम नए सिरे से पहला टॉपिक लेते हैं और उसमें हम आपको कुछ खास ही लेकर चलेंगे जो बोर्ड की परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। तो आइए, ये आप यदि आपके पास पहले से नोट है तो इसे आप नोट नहीं करेंगे, एक रिवीजन कॉपी आप लोग बना लें। उसमें जो पहले से आपके पास नोट नहीं है और यहाँ हम कोई नई चीज़ बताते हैं तो उतना ही आप नोट करते चलें, पूरा नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बुक में पेंसिल से आप टिक भी करें, पेन से नहीं, पेंसिल से टिक करें और उसको लिख के अभ्यास करें। तो आइए, आज के लेक्चर में हम आपको रासायनिक अपक्रियाएं और उनके समीकरण, टॉपिक का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं और उनके रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। ये अध्याय का नाम है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोर्स आपका इतना ही है। कुछ टॉपिक जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको हम रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अपक्रिया को आप लोग कैसे लिखेंगे? वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन का मतलब रचना है, किस चीज से वो पदार्थ मिलकर बना होता है, क्या क्या उसका परसेंटेज है। तो उसमें से वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुण, धर्म एवं संरचना परिवर्तित हो जाती है, संगठन, गुणधर्म एवं संरचना परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ये किसी रासायनिक अपक्रिया को कैसे परिभाषित किया जाता है, ये रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा हो गई। इसी क्रम में रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, कोई पदार्थ किसी दूसरे के साथ क्यों क्रिया करता है, प्रश्न यहाँ पर ये है। ध्यान में एक व्यवहारिक बात आपको बताते हैं, व्यक्ति से क्यों मिलता है, या कोई भी चीज हम पाने की कोशिश क्यों करते हैं, वैसे कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से क्यों मिलना चाहता है। रसायन की भाषा में उसको कहते हैं स्थायित्व प्राप्त करना। सामान्य भाषा में
उसे फॉर्मल वे यानी व्यवहारिक भाषा में कहते हैं संतुष्ट होना। तो कोई भी तत्व का एक परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु से क्यों मिलना चाहता है, एक पदार्थ दूसरे के साथ क्यों क्रिया करना चाहता है, वो स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। यही अपक्रिया होने का उद्देश्य है, परमाणु से परमाणु का संयोग करने का उद्देश्य है स्थायित्व को प्राप्त करना। प्रकृति की हर चीज अस्थायी है और वो अपने को संतुष्ट करना चाहती है और वो अधिक से अधिक स्थायी रहना चाहती है। यही कारण है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करना, मिलना, क्रिया करना ही रासायनिक क्रिया होती है। कोई पदार्थ से अपक्रिया क्यों करते हैं, यानी रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, तो इसका जवाब है एक रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे के साथ क्रिया करके स्थायी अणु बनाता है, स्थायी को प्राप्त कर लेता है। अब इसी क्रम में रासायनिक समीकरण की बात आती है। रासायनिक समीकरण ध्यान दें। रासायनिक समीकरण, और इसको अंग्रेजी भी लिखा करें आप लोग, केमिकल इक्वेशन। कोई भी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों या अणुसूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को, या किसी रासायनिक अपक्रिया का वो स्वरूप, वो ढांचा जिसमें प्रतीकों या अणुसूत्रों के द्वारा उस अपक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिखें आप लोग, किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तो बनने वाले भाग लेने वाले, यहां पर आप लिख लेंगे अभिकारक व बनने वाले यानी उत्पाद। उत्पाद को दूसरे शब्दों में क्रियाफल भी कहते हैं। क्रियाफल, क्रिया के फलस्वरूप जो चीज बनती है, उत्पाद या क्रियाफल। तो बनने वाली, तो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थों को प्रतीकों व अणुसूत्रों से व्यक्त करने पर जो रासायनिक ढांचा बनता है, रासायनिक ढांचा बनता है, उस अपक्रिया का रासायनिक समीकरण
तरह से आप ध्यान देंगे इसको, किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले यानी अभिकारक पदार्थ होते हैं, वह बनने में क्रिया के फलस्वरूप जो दाहिनी तरफ दाएं पक्ष में जो चीज लिखी जाती है यानी क्रिया के फलस्वरूप जो बनता है क्रियाफल, पदार्थों को प्रतीकों और सूत्रों से व्यक्त करने पर जो रासायनिक ढांचा होता है उसे उस क्रिया का रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो आइए उदाहरण के तौर पे हम आपके सामने लिखते हैं, जैसे ये है एग्जाम्पल यानी जैसे ये आपका है जिंक ऑक्साइड, ये शब्द सूत्र है जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और ये तीर का निशान लगाते हैं और यहां पर ये क्रियाफल पक्ष होता है और ये जिंक सल्फेट प्लस जल, ये इस तरह से ये शब्द समीकरण है, अर्थात यहाँ शब्दों में पदार्थों को लिखा गया है। अब इन्हीं का जो इनके अनुसूत्र लिखेंगे ये इनका रासायनिक समीकरण बन जाएगा। सूत्र समीकरण है जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब H2SO4 और इसको पढ़ा जाता है एक एरो लगाया गया, ये जिंक सल्फेट और ये बन जाता है H2O यानी वाटर। ये वास्तव में समीकरण हो गया। अब इसमें से दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या देखते हैं, Zn का एक परमाणु, Zn का एक परमाणु, H के दो परमाणु, H के दो परमाणु, S का एक परमाणु, S का और O के चार परमाणु और एक ये O और एक ये O। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण और ये रासायनिक समीकरण का संतुलन भी यहाँ पर हुआ। संतुलन में क्या होता है, जो समीकरण सूत्र के फॉर्म में लिखा जाता है, शब्दों के फॉर्म में नहीं बल्कि जो सूत्र के फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु दोनों पक्ष में संतुलित किए जाते हैं, बराबर किए जाते हैं। यहाँ पर जिंक एक परमाणु है जिंक तत्व का, ऑक्सीजन एक परमाणु है ऑक्सीजन तत्व का, दोनों मिलकर पहले जिंक ऑक्साइड बनाते हैं। अब जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हम अभिकारक के रूप में लिया है, ये पक्ष हमारा क्या है, अभिकारक पक्ष है, इसे अभिकर्मक भी कहते हैं, अभिकारक। और ये है उत्पाद पक्ष है हमारा, ये उत्पाद पक्ष है, क्रियाफल भी इसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देंगे वहां पर समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। यहाँ पर तो ये सीधे सीधे संतुलित है। आप दूसरा एक समीकरण और लिखते हैं, आइए। कैल्शियम कार्बोनेट दूसरा नंबर है उदाहरण का, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है और ये HCl लिया गया है और यहाँ पर ये क्रियाफल के रूप में कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस और ये सीधे सीधे इसमें CO2 बना देता है। अब देखिए इसमें ये समीकरण आपका तैयार हो गया। अब इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने में हम लोग क्या करते हैं, दाएं और बाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं। जैसे पहला तत्व कैल्शियम, ये पूरा एक तत्व है कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम एक, कार्बन यहाँ एक, कार्बन यहाँ भी एक, यहाँ ऑक्सीजन के 3 और यहाँ भी 1 और 2 मिलके 3। यहाँ पर अब आगे यहाँ पर हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर 2,
तो इस पक्ष में हम यहाँ 2 नहीं लगाएंगे, बल्कि चूंकि पूरा अणु है इसलिए यहाँ 2 का हम गुणा कर देंगे। ये तरीका होता है बैलेंस करने का। संख्या 2 होनी चाहिए दोनों पक्ष में। कहाँ लगी है? अणु के रूप में संतुलित है कि परमाणु के रूप में संतुलित है, इससे मतलब नहीं होता है। तो 2H यहाँ पर ये पानी में 2H है, 2 के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। आप इसके साथ यहाँ 2 Cl हो गए, ये 2 का गुणा H के साथ भी हुआ और 2 का गुणा HCl एक अणु है। अब यहाँ 2 अणु Cl के बन गए, 2H और 2Cl, तो 2H ये से बैलेंस हो गए, 2Cl ये Cl2 से बैलेंस हो गए। यहाँ पर ये जो नीचे संख्या है जो परमाणु की संख्या होती है और ये संख्या है वो अणु की संख्या है। ये इस तरह से परमाणु की संख्या को संतुलित किया गया है। तो आप लोग इसको लिखेंगे। इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन आपके ग्रुप में दिए गए हैं, उनको आप एक एक करके अभ्यास करें। थैंक यू वेरी मच।